गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डे 3 में आप सबका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश के सेशन में। हम लोगों ने डे 1 और डे 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। ये हमारा डे 3 है। सबसे पहले आज मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस बोलूँगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सेंटेंस ये है, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? ठीक है। आप मन में इसको ट्रांसलेट कीजिए कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। क्या होगी इसकी इंग्लिश? क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? तो आज हम लोग इस तरह के कुछ चीज़ों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझिएगा आप ये कि जब हम यहाँ लिखते हैं क्या आपको आता है, क्या आपको आता है, इसकी इंग्लिश होती है डू यू नो हाउ। डू यू नो हाउ। और फिर आप जो चीज़ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं कि उनको क्या आता है वो आगे। क्या आपको आता है, इसकी इंग्लिश होती है डू यू नो हाउ। और फिर जो आप पूछना चाहते हैं कि क्या आता है वो आगे। जैसे हमने यहाँ पे पूछा था कि क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है। किसी भी मशीन को चलाने के लिए हम लोग इंग्लिश में जो शब्द यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है ऑपरेट। क्या कहा जाता है उसे? ऑपरेट। किसी भी मशीन को, चाहे वो छोटा से छोटा मशीन हो या बड़ा से बड़ा मशीन हो, उस मशीन को चलाने के लिए वहाँ पे रन का शब्द गलत है। वहाँ पे जो करेक्ट शब्द का यूज़ होगा वो होगा ऑपरेट, ठीक है। तो हमने आपसे पूछा क्या आपको कंप्यूटर चलाने आता है, तो क्या आपको आता है इसकी इंग्लिश क्या हो गई? डू यू नो हाउ। डू यू नो हाउ। क्या आपको आता है, इसकी इंग्लिश जो शुरुआत की टर्मिनोलॉजी होगी वो ये होगी डू यू नो हाउ। अब जो आप पूछना चाहते हैं टू लगा करके पूछ लीजिए। क्या लगा करके? टू। डू यू नो हाउ टू ऑपरेट, OPERATE, ऑपरेट कंप्यूटर। क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाने आता है? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। अब जैसे आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या तुम्हें कार चलाने आती है, क्या तुम्हें कार चलाने आती है, तो डू यू नो हाउ तक लिख लीजिए पहले पूछा गया तो। डू यू नो हाउ। डू यू नो हाउ। अब क्या पूछा गया? क्या तुम्हें कार चलाने आती है? टू लिख करके सेंटेंस को आगे बढ़ाइए। कार चलाना, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हम लोग दो तरह का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। जब आप किसी के अंदर बैठ के चलाते हैं तो आप ड्राइव बोलते हैं। जब आप किसी के अंदर बैठ के चलाते हैं तो आप ड्राइव बोलते हैं। जब आप किसी के ऊपर बैठ के चलाते हैं तब आप राइड बोलते हैं, ठीक है। जब आप किसी के अंदर बैठ के चलाते हैं तब आप ड्राइव बोलते हैं। जब आप किसी के ऊपर बैठ के चलाते हैं तब आप राइड बोलते हैं। जैसे कार चलाने के लिए ड्राइव कार, बस चलाने के लिए ड्राइव बस, है ना। लेकिन ट्रेन चलाने के लिए ड्राइव ट्रेन। लेकिन जब आप किसी के ऊपर बैठ के चलाते हैं जैसे बाइक तो राइड बाइक। जैसे मोटरसाइकिल तो राइड मोटरसाइकिल। जैसे बाईसाइकिल तो राइड बाईसाइकिल। जैसे हॉर्स तो राइड अ हॉर्स। जब आप किसी के अंदर बैठते हैं तो आप प्रयोग करिएगा ड्राइव। जब आप किसी के ऊपर बैठिएगा तो आप प्रयोग करिएगा राइड। यहाँ पूछने वाले ने पूछा कि क्या तुम्हें कार चलाने आती है, तो डू यू नो हाउ टू। क्या होगा बताइए? राइड होगा कि ड्राइव होगा? क्या होगा? ड्राइव होगा। हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या तुम्हें कार चलाने आती है? सवाल पूछा गया इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाने आता है? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। कार चलाना। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या तुम्हें बाइक चलाने आता है? डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। राइड अ बाइक, है ना। अब हम आपके सामने कुछ हिंदी में बोलेंगे, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, मन में करिए और ख़ुद को चेक करिए। सेल्फ जस्टिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। खुद को पहचानिए, खुद का आंकलन कीजिए। सवाल पहला सुनिएगा, क्या तुम्हें गाना गाने आता है? क्या तुम्हें गाना गाने आता है? तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। डू यू नो
हाउ टू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब सारी कहानी इसी के आगे घूमेगी, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग? डू यू नो हाउ टू सिंग? क्या चीज़ सिंग करना आपको? एक गाना। हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम्हें गाना गाने आता है? डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग? अब अगला फिर आप ट्रांसलेट कीजिएगा। क्या तुम्हें डांस करने आता है? क्या तुम्हें डांस करना आता है? चलिए बनाइए। डू यू नो हाउ टू, अच्छा यहाँ पे हाउ टू दो बार हो गया तो सॉरी। डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग? डू यू नो हाउ टू डांस? तुम्हें डांस करने आता है? डू यू नो हाउ टू डांस? क्या तुम्हें डांस करने आता है? डू यू नो हाउ टू डांस? क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने आता है? तो कैसे पूछिएगा? डू यू नो, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने आता है? डू यू नो हाउ टू क्रिकेट खेलना? प्ले क्रिकेट, किसी चीज़ को खेलने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? प्ले। डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने आता है? डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? चलिए अगला सेंटेंस बनाइएगा। क्या तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने आती है? क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने आती है? तो डू यू नो हाउ टू इंग्लिश बोलना? स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आती है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्लियर है क्या? अब यही सवाल आपसे हो गया है ना, यही सारे सवाल आपसे हो गया। अब इसका रिप्लाई कैसे करते हैं? देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है तो उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर? क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाने आता है? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर? अगर आप जानते हैं तो आप बोलिएगा यस आई नो। क्या जानते हैं आप? आप ये जानते हैं कि हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, है ना। किसी भी मशीन को चलाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? ऑपरेट का। ऑपरेट अ कंप्यूटर, ऑपरेट अ टाइपराइटर, ऑपरेट अ कैलकुलेटर, ऑपरेट किसी चीज़ को भी मशीन चलाने के लिए है हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑपरेट। तो किसी ने आपसे पूछा, क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाने आता है? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर? आपने जवाब दिया अगर आपको आता है तो यस आई नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। या हो सकता है कि आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता हो, तो नेगेटिव जवाब कैसे देते हैं? नो आई डू नॉट नो। कैसे जवाब देते हैं? नो आई डू नॉट नो को एक साथ लिख के हम लोग डोंट भी बोल सकते हैं। नो आई डोंट नो। ठीक है। अगर मैं जानूंगा तो यस आई नो, है ना, यस आई नो। अगर मैं नहीं जानूंगा तो नो आई डोंट नो। बाकी की कहानी तो आगे सेम है। आप क्या नहीं जानते हैं? आप ये नहीं जानते हैं कि हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। अगर आपको पूछना है तो आप कैसे पूछोगे? बताओ कैसे पूछोगे? डू से। कैसे पूछोगे? डू से। डू यू नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर? जवाब देना है तो आप दो तरीके से जवाब दे सकते हो। जानते हो तो यस आई नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। नहीं जानते हो तो नो आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। अब आपसे किसी ने पूछा, अब आपसे कोई पूछना चाहता है, क्या तुम गाना गाना जानते हो? क्या तुम गाना गाना जानते हो? तो वो कैसे पूछेगा? डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग? डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम गाना गाना जानते हो? डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग? है ना। गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग अ सॉन्ग। याद रखना, डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। अगर तुम गाना गाना जानते हो तो तुम क्या जवाब दोगे? यस आई नो। क्या जानते हो तुम जानते हो हाउ टू हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। तुम जानते हो गाना गाने। और अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम जवाब कैसे दोगे? नो आई डोंट नो, आई डोंट नो, नो आई डोंट नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। चलो अब मेरे साथ बोलो। हम हिंदी में बोल रहे हैं, तुम इंग्लिश में बोलोगे। क्या तुम गाना गाना जानते हो?
डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। पॉजिटिव रिप्लाई दो, यस आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। निगेटिव रिप्लाई दो, नो आई डोंट नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, कैसे पूछोगे? डू यू नो हाउ टू प्ले, हाउ टू प्ले क्रिकेट। डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलना जानते हो? डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अगर तुम जानते हो तो तुम्हारी जवाब क्या होगी? यस आई नो। बस इतना बोल के चुप मत हो जाना छोटे बच्चे की तरह, पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलना। यस आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैं जानता हूँ क्रिकेट कैसे खेला जाता है। यस आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। और अगर तुम नहीं जानते हो तो नेगेटिव रिप्लाई क्या दो करोगे? नो आई डोंट नो। बहुत लोग इतने ही बोल के चुप हो जाते हैं, तुम मत चुप होना, आगे बढ़ना। नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मुझे नहीं पता क्रिकेट कैसे खेला जाता है। नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, है ना। नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। चलिए अगला मेरा जो सवाल है आपसे उसकी ट्रांसलेट कीजिएगा। क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो? क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो? क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? डू यू नो, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो? अगर आप जानते हैं तो आप क्या जवाब दीजिएगा उसको? क्या जवाब दीजिएगा उसको? यस आई नो। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बोलते चलिए क्योंकि बोलने ही से आएगा। यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्लास में भी ऑफलाइन बैठता है बहुत सारा बच्चा, नहीं बोलता है। आप कम से कम घर में तो बोलिए, मन में मत बोलिए, हल्का हल्का, कम से कम हल्का हल्का मेमोराइज कीजिए, हल्का हल्का धीमा धीमा बोलिए, लेकिन बोलिए यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना। टाइम दीजिए, सीखिए। और अगर आप नहीं जानते तो क्या बोलेगा? नो आई डोंट नो। नो आई डोंट नो। आगे क्या? हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नहीं भाई, मुझे नहीं पता कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, तो सीखिए। नो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम लोग कुछ, हम आपके सामने शब्द लिखने वाले हैं, उस पर गौर करिएगा, उस पर गौर करिएगा। ठीक है, देखिए आई गो, आई गो। ठीक है, या उसके बाद हम लिखे आई एम गोइंग। उसके बाद हम लिखते हैं आई हैव टू गो। उसके बाद हम लिखते हैं आई एम टू गो। चारों का मीनिंग क्या निकलता है मेरे को बताइए। चारों का मीनिंग क्या निकलता है मेरे को बताइए, कि इन चारों का मीनिंग आप क्या निकालते हैं। कम ऑन, इन चारों का मीनिंग क्या निकलता है मेरे को बताइए। ठीक है, देखिए जब हम डेली रूटीन में कोई काम करते हैं, डेली ये हमारा रूटीन है, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब है कि उसके डेली रूटीन में पढ़ाई है, मैं पढ़ता हूँ, है ना। और अगर वो वर्तमान में भी ये काम को करता होगा एट अ प्रेजेंट सिचुएशन, तो वो कहेगा आई एम स्टडिंग या आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर हम हिंदी में अगर हम बात करें तो ताते थी वहाँ पे लगता है जहाँ पे डेली रूटीन की बात होती है। मैं खेलता हूँ, इसका मतलब है ये खिलाड़ी है, ये डेली खेलता है ना। मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब है वो पढ़ता है, उसका रूटीन में है। मैं चाय पीता हूँ, इसका मतलब है कि चाय पीना इसकी आदत है। ठीक है, मैं गर्म पानी पीता हूँ, इसका मतलब है कि वार्म वाटर पीना इसकी हैबिट है। तो जो काम आदत में शुमार होती है उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब डायरेक्ट लिख देते हैं, आई गो, है ना। ये है डेली रूटीन। जैसे इसकी हिंदी क्या होगी? मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है, इसको आप डेली रूटीन समझ सकते हैं क्या? जो काम आप डेली रूटीन में करते हैं ना,
वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब डायरेक्ट आ जाता है ना, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। आई गो, मैं जाता हूँ। आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वर्तमान की स्थिति को, प्रेजेंट सिचुएशन। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शाता है, वर्तमान की स्थिति को। यानी अभी कोई आदमी अगर जा रहा है तो वो बोलेगा मैं जा रहा हूँ, और अगर कोई आदमी जाता है, उसकी रूटीन में है, तो आई गो, है ना। तो अब आप मेरे को बताओ कि आप स्कूल जाते हो तो आई गो बोलोगे या आई एम गोइंग बोलोगे? आई गो यहाँ पे सही होगा, आई गो टू स्कूल। आगे की ऑब्जेक्ट की कहानी तो बात की चीज़ है कि आप कहाँ जाते हो तो उसके साथ क्या लगेगा, लेकिन समझदार बच्चे की तरह समझो कि अगर आप किसी काम को करते हो, आप ऑफिस जाते हो, तो आई एम गोइंग टू ऑफिस नहीं होगा, आई गो टू ऑफिस, क्योंकि वो काम आप डेली करते हो। जिस काम को आप डेली करते हो वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब डायरेक्ट आ जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी। बात समझ में? मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। इस तरह से, है ना। मैं जा रहा हूँ। आई हैव टू गो और आई एम टू गो को समझो। आई हैव टू गो और आई एम टू गो को समझो। थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं यहाँ, ताकि तुम ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। एक सेकंड, हम थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं ना। देखो, आई हैव टू गो का मतलब होता है ना कि मुझे जाना ही पड़ेगा या मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। और आई एम टू गो का मतलब होता है ना, मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। तो क्या ये आई हैव टू गो मुझे जाना ही है और आई एम टू गो मुझे जाना ही है का मीनिंग सेम है? नहीं। जब हम आई हैव बोलते हैं, यहाँ पे हैव लगा देते हैं, तो ये मजबूरी को दर्शा देता है। किसको दर्शा देता है? मजबूरी को, मजबूरी को। और जब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, एम, इज़, आर, है ना, तो फिर ये दर्शा देता है मन को। किसको दर्शा देता है? मन को। यानी यहाँ पर जब आई एम टू गो बोलते हैं, मुझे जाना ही है, तो यहाँ पे या मैं अपने मन से जा रहा हूँ, मुझे जाना ही है, मेरा मन है। और आई हैव टू गो का मतलब है कि मजबूरी में मुझे जाना होगा। जैसे मान लो कि कोई आदमी कहीं बैठा हुआ है और उसका टाइम हो गया जाने का, मगर उसका जाने का मन नहीं है, तो वो बोलेगा आई हैव टू गो, मुझे जाना ही है ना, मुझे जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, आई हैव टू गो। और अगर मान लो उसको जाने का मन है और वो जाना चाहता है, तो वो क्या बोलेगा? आई एम टू गो। दोनों का मतलब शाब्दिक अर्थ तो सेम दिख रहा है, दोनों का मतलब तो एक नज़र से देखने से लग रहा है कि मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है, लेकिन भाव अलग है, फीलिंग्स अलग है। आई हैव टू गो बड़ा मजबूरी में बोला जाता है, आई एम टू गो बहुत एनर्जी के साथ बोला जाता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना ही, आई एम टू गो, मुझे जाना ही है। बात समझ में आ रही है क्या? तो आई हैव टू गो बहुत ही धीमे लहजे में बोला जाएगा क्योंकि वो मजबूरी है। आई एम टू गो एनर्जी के साथ बोला जाएगा क्योंकि वो आपके मन को दर्शाता है, आपके मन की बात होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये फ़र्क है हैव टू और एम टू में। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है तो वेरी गुड। अब जैसे हम बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, मेरी मन है इंग्लिश बोलने की, मुझे इंग्लिश बोलना ही है, मेरा मन है इंग्लिश बोलने का, तो जवाब क्या होगा? आई एम टू स्पीक इंग्लिश। आई एम टू क्या करना है मेरे को? स्पीक इंग्लिश। भाई मेरा मन है इंग्लिश बोलने का। और अगर हैव टू बोल देते तो मजबूरी है, बोलना ही पड़ेगा, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो हैव टू में तो आप कभी सीख नहीं पाओगे, मजबूरी में तो कोई काम सीख नहीं पाता आदमी। हाँ, मर्जी रहेगी तो सीख लोगे। तो मन है तो क्या बोलोगे? आई एम टू स्पीक इंग्लिश। किसी को डांस करने का मन है तो वो क्या बोलेगा? आई एम टू डांस, है ना, उसको एम पढ़ा जाता है, ठीक है, एम पढ़ा जाएगा, आई एम टू डांस। मेरे को डांस करने का मन है, आई एम टू डांस। क्लियर है क्या? मेरे को डांस करने का मन है, आई एम टू डांस। और मजबूरी में आई हैव टू डांस। मेरे को पानी पीने का मन है, मुझे पानी दो ना, आई एम टू ड्रिंक वाटर, आई एम टू ड्रिंक वाटर।
मेरे को पानी पीने का मन है, मुझे पानी दो। आई एम टू ड्रिंक वाटर। ठीक है। मुझे क्रिकेट खेलने का मन है, बताओ 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 क्या बनेगा। मुझे क्रिकेट खेलने का मन है, आई एम टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने का मन है, आई एम टू क्रिकेट प्ले क्रिकेट। आई एम टू प्ले क्रिकेट। आई एम टू प्ले क्रिकेट। मुझे टीवी देखने का मन है, आई एम टू वॉच टीवी। मुझे टीवी देखने का मन है, आई एम टू वॉच टीवी। मुझे टीवी देखने का मन है, आई एम टू वॉच टीवी। बात समझ में आ गई क्या। तो हम लोगों ने सीखा यहाँ पे। अब इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। एम टू होता है, आर टू होता है, इज टू होता है। ये तीनों मन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मन को दर्शाता है, मन को। ये आई के साथ लगेगा एम टू। ठीक है ना। किसी भी प्लूरल के साथ लगेगा क्या? किसी भी बहुवचन के साथ लगेगा क्या? आर टू। और यू के साथ भी लगेगा क्या? आर टू। और कोई भी थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन, लेकिन सिंगुलर। कोई भी थर्ड पर्सन आ जाए लेकिन सिंगुलर। एग्जाम्पल के रूप में आ सकता है यहाँ पे ही या शी या इट या किसी का भी नेम। ठीक है, या किसी का भी नेम। तो मेरे बात को समझना। अगर मेरी मर्जी है तो आई एम टू। अगर किसी बहुवचन की मर्जी है या तुम्हारी मर्जी है तो यू आर टू। और अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही इज़ टू। लड़की है तो शी इज़ टू। कोई इट है यानी जिसका जेंडर नहीं पता, जिसका लिंग नहीं पता, मेल है कि फीमेल है, तो इट इज़ टू। या किसी का नाम है राजू इज़ टू, मोनू इज़ टू, शामू इज़ टू, है ना, राधा इज़ टू। ठीक है, विवेक इज़ टू। इस प्रकार से बात समझ में आ गई आपको। तो इस चार्ट को आप अच्छे से लिखते चलिएगा स्क्रीनशॉट लेते हुए, है ना। बेहतर है कि कलम कॉपी लेकर के बैठिए, पॉज करिए और लिख लीजिए, पॉज करिए और लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, सीखिए थोड़ा इंटरेस्ट लेके। अब मैं हिंदी बोलूँगा, आपको उसकी इंग्लिश करनी है। राजू को दिल्ली पहुंचना है। राजू को मन है दिल्ली पहुंचने का। पहुंचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रीच। क्या यूज़ करते हैं बोलिए? रीच। पहुंचने के लिए रीच। तो राजू को मन है तो राजू एक नाम है, नाम के साथ इज़। तो राजू इज़ टू रीच दिल्ली। राजू इज़ टू रीच, कहाँ पहुंचने का मन है इसको? दिल्ली। राजू इज़ टू रीच दिल्ली। यहाँ पे आर छोटा होगा। ठीक है, वो आगे की कहानी आर कहाँ छोटा होता है कहाँ बड़ा होता है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। राजू को दिल्ली पहुंचने का मन है। पहुंचने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? रीच, है ना। अच्छा, हम लोगों को इंग्लिश सीखने की मन है। हम लोगों की इंग्लिश क्या होती है? वी। हम लोगों की इंग्लिश क्या होती है? वी। अभी बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? वी आर टू। क्या सीखना है हम लोगों को? सीखने के लिए इंग्लिश क्या होता है? लर्न। सीखने के लिए क्या होता है? लर्न। वी आर टू लर्न इंग्लिश। वी आर टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद मुझे मुझे सच बोलने का मन है। मुझे सच बोलने का मन है। देखिए एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश में सच को क्या कहते हैं? द ट्रुथ। ट्रुथ नहीं, द ट्रुथ। क्या कहते हैं सच को? द ट्रुथ। और झूठ को क्या बोलते हैं? झूठ को क्या बोलते हैं? आ लाई। यानी सच को ट्रुथ कहते हैं दा लगा करके, और झूठ को लाई कहते हैं आ लगा करके। क्लियर है बात? मेरा समझ में आ रही है बात आपको? झूठ को क्या बोलते हैं? आ लाई। सच को क्या बोलते हैं? दा ट्रुथ। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि मैं बोलना चाहता हूँ मुझे सच बोलने का मन है। मुझे सच बोलने का मन है तो आई एम टू। बोलने के लिए बोलते हैं हम लोग क्या? टेल। आई एम टू टेल, है ना, क्योंकि सच बताया जाता है और झूठ बताया जाता है। आई एम टू टेल द ट्रुथ। आई एम टू टेल द ट्रुथ। किसी को अगर मन है तो एम टू का प्रयोग, आर टू का प्रयोग और इस टू का प्रयोग होगा। आई एम टू टेल द ट्रुथ। मुझे सच बोलने का मन है, आई एम टू टेल द ट्रुथ। अच्छा, ठीक हो गया बात यहाँ तक। अच्छा, मुझे झूठ बोलने का मन नहीं है। जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, आप उसको लिखते चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे झूठ बोलने का मन नहीं है। देखिए हम एक बार लिख देते हैं आपके लिए ताकि आप समझ पाए। मुझे झूठ, झूठ का झा कैसे होगा यार? झूठ बोलने का मन
नहीं है। मन है तो am2is2 है ना। मुझे झूठ बोलने का मन नहीं है, तो हम लोग अगर झूठ बोलने का मन होता तो हम लोग क्या बोलते, आई एम टू टेल अ लाई, आई एम टू टेल अ लाई। लेकिन अगर मन नहीं है, देखिए अगर झूठ बोलने का मन है पहले उसको लिख लीजिए, तो आई एम टू टेल, क्या जो बोलने का मन है आपको, अलाई। अगर आपको झूठ बोलने का मन है तो इसकी इंग्लिश क्या होती, आई एम टू टेल अलाई। लेकिन अगर आपको झूठ बोलने का मन नहीं है तो हम लोग नहीं के लिए यूज़ करते हैं नॉट। किसका यूज़ करते हैं, नॉट। और नॉट हमेशा सेंटेंस के तीसरे जगह पे यूज़ होता है, कहाँ, थर्ड प्लेस। कभी भी नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करना पड़े तो सेंटेंस के थर्ड प्लेस पर नॉट का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही है। मुझे झूठ बोलने का मन नहीं है, आई एम नॉट टू टेल अ लाई। क्लियर है बात, क्लियर है बात यहाँ तक आपको, ठीक है। मुझे हॉकी खेलने का मन नहीं है, मुझे हॉकी खेलने का मन नहीं है। चलिए इंग्लिश बनाइए, देखिए अगर मुझे हॉकी खेलने का मन होता तो मैं बोलता आई एम टू प्ले हॉकी। मुझे हॉकी खेलने का मन है, आई एम टू प्ले हॉकी। लेकिन अगर मन नहीं है तो नॉट का प्रयोग थर्ड प्लेस पे, आई एम नॉट टू प्ले हॉकी, आई एम नॉट टू प्ले हॉकी। चलिए अगला बनाइए, आई एम नॉट टू प्ले हॉकी। अगला ट्रांसलेट कीजिएगा, हम लोगों को खाना खाने का मन नहीं है। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। हम लोगों को खाना खाने का मन नहीं है, ठीक है। क्या बोले हम लोगों को खाना खाने का मन नहीं है। तो अगर हम लोगों को खाना खाने का मन होता तो बनता वी आर टू ईट फूड, वी आर टू ईट फूड। यानी अगर हमें कुछ मन होता है तो एम टू, इज़ टू, आर टू का प्रयोग करते हैं। नहीं है तो थर्ड प्लेस पे नॉट लगा दीजिए, वी आर नॉट टू ईट फूड, वी आर नॉट टू ईट फूड। किसी लड़की के बारे में बात हो रहा है कि उसे सर्कस देखने का मन नहीं है, उसे सर्कस देखने का मन नहीं है, तो शी इज़ नॉट टू, शी इज़ नॉट टू सी, क्या चीज़ देखने का मन नहीं है, द सर्कस। शी इज़ नॉट टू सी द सर्कस, उसे सर्कस देखने का मन नहीं है, तो शी इज़ नॉट टू सी द सर्कस, है ना। शी इज़ नॉट टू सी द सर्कस। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। तो अगर मन है एम टू, मन है इज़ टू, मन है आर टू, मन नहीं है तो इज़ नॉट टू, मन नहीं है एम नॉट टू, मन नहीं है आर नॉट टू। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ऐसे भी बन सकता है ना, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने का मन है, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने का मन है। इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस कहते हैं इसको, इंट्रोगेटिव, सवाल पूछने वाला सेंटेंस। देखिए अगर हम लिखना चाहें तुम्हें इंग्लिश बोलने, पहले आप समझिएगा इंट्रोगेटिव होता क्या है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं आई एम अ टीचर, इसका मतलब हुआ मैं एक शिक्षक हूँ। अगर इसी को सवाल बना दिया जाए, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आगे में क्या लगा देना। इसी को अगर सवाल बना दिया जाए, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, बोलिए। जब सवाल बनाया जाता है ना तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना ये आगे आ जाता है, एम आगे आ जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ उतर जाएगा। एम आई आ टीचर, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और ये सवाल बन जाएगा कि क्या मैं एक टीचर हूँ। जैसे हम लिखते हैं किसी लड़की के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि शी इज़ अ डॉक्टर, यानी ये तो फुल स्टॉप लगेगा कि लड़की एक डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर। अब इसी को सवाल बनाना है, क्या वो एक डॉक्टर है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को ना आगे ले आइए, इसको सिर्फ आगे ले आइए, बाकी सब एज इट इज़ उतार दीजिए। इज़ शी अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है, इज़ शी अ डॉक्टर, सवाल बन गया तो क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अब मैं पूछूंगा क्या यह मेरा पेन है, क्या यह मेरा पेन है, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए और सवाल बनेगा इज़ इट माई पेन, इज़ इट माई पेन, ठीक है। जैसे और समझिएगा
यू आर माई फ्रेंड। ये हम किसी को बता रहे कि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। लेकिन अगर पूछा जाए तो क्या तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो आर को आगे ले आइए हेल्पिंग वर्ब को। आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड। बोलिए बात समझ में आया आपको फ्रेंड, है ना। तो अब समझिएगा, मुझे इंग्लिश बोलने का मन है, मुझे इंग्लिश बोलने का मन है, क्या होगा इसका इंग्लिश? आई एम टू स्पीक इंग्लिश, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने का मन है। अब इसी को सवाल बनाइए, क्या मुझे इंग्लिश बोलने का मन है, क्या मुझे इंग्लिश बोलने का मन है। कुछ नहीं करिए, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए। एम आई टू स्पीक इंग्लिश, बाकी सबको उतार दीजिए। एम आई टू स्पीक इंग्लिश, और जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो क्वेश्चनेटिव बन गया, एम आई टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। देखिए, तुम्हें इंग्लिश बोलने का मन है, ये जवाब है, सवाल नहीं है। तुम्हें इंग्लिश बोलने का मन है, यू आर टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलने का मन है, यू आर टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इंग्लिश बोलने का मन है, यू आर टू स्पीक इंग्लिश। अब इसी को क्वेश्चनेटिव बना दीजिए, इंट्रोगेटिव बना दीजिए। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने का मन है, पूछ लीजिए किसी से कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो देख करके नहीं लग रहा भाई, इसलिए पूछिए कि क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने का मन है। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए। आर यू, अब पूरा उतार दीजिए, आर यू टू स्पीक इंग्लिश, आर यू टू स्पीक इंग्लिश, आर यू टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने का मन है, आर यू टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, क्या उसने सच बोला, क्या उसने सच बोला। अगर मान लीजिए क्या उसे सच बोलने का मन है, ऐसे पूछते हैं, क्या उसे सच बोलने का मन है। अगर इस जवाब होता उसे सच बोलने का मन है, तो कैसे बनता, ही इज टू स्पीक, ही इज टू स्पीक, क्या होता है सच का, द ट्रुथ, है ना, ट्रुथ नहीं, क्या होता है, द ट्रुथ। ही इज टू स्पीक द ट्रुथ, क्या उसे सच बोलने का मन है। अब सवाल बनाइए, क्या उसे सच बोलने का मन है, इसको आगे ले आइए। इज ही टू स्पीक द ट्रुथ, इज ही टू स्पीक द ट्रुथ, क्या उसे सच बोलने का मन है, इज ही टू स्पीक द ट्रुथ। बात समझ में आ रही है क्या, इज ही टू स्पीक द ट्रुथ। चलिए, आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया। आप बताइएगा, क्या तुम्हें टीवी देखने का मन है, क्या तुम्हें टीवी देखने का मन है। तो तुम्हें यू के साथ आर आता है तो पहले आर आ जाएगा। आर यू टू वॉच टीवी, आर यू टू वॉच टीवी, आर यू टू वॉच टीवी। ठीक है, अभी आपने जो भी पढ़ा, एम टू, इज टू, आर टू, इसको अभी आपको क्या करना है, कल तक यानी अगले क्लास तक आपको इसको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आगे मज़ा आएगा ना, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया क्या, यहाँ तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एक थोड़ा सा हम आपको वोकैब के बारे हिंट दे रहे हैं, समझिएगा। देखिए, किसी भी दिशा होता है ना, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन से पहले दा लगता है, क्या लगता है, दा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करें तो द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, है ना। किसी भी डायरेक्शन से पहले क्या लगता है, दा लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आगे की कहानी, अगर डायरेक्शन है और डायरेक्शन के बाद कोई प्लेस दे दे, डायरेक्शन के बाद कोई प्लेस दे दे, तो फिर आगे दा नहीं लगेगा, तो फिर आगे दा नहीं लगेगा।
जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं वेस्ट, तो वेस्ट से पहले तो दा लगेगा, लेकिन अगर हम इसके बाद कोई प्लेस लिख देना, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, डायरेक्शन के बाद अगर कोई प्लेस लिखा हुआ है तो फिर दा नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? दा वेस्ट बंगाल। आई लिव इन डैश नॉर्थ इंडिया, मैं उत्तर भारत में रहता हूँ। आई लिव इन डैश नॉर्थ इंडिया। तो बताइए यहाँ पे दा लगेगा क्या? आई लिव इन द नॉर्थ इंडिया। अगर डायरेक्शन के बाद प्लेस आ गया ना तो दा नहीं लगेगा, सिंपल होगा आई लिव इन नॉर्थ इंडिया, मैं उत्तर भारत में रहता हूँ। आई लिव इन नॉर्थ इंडिया। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ रही बात आपको, है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छे से बात मेरी समझ में आ गई होगी। कुछ वो कैब में काम करते हैं। देखिए, पहला लिखिएगा बोस्ट। बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना। क्या होता है बोस्ट का मतलब? डींगे हाँकना। बोस्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी बात बोलना ना, मतलब एकदम इधर उधर का कि अरे यार तुम तो चप्पल पहनता है 300 का, हम तो 3 लाख का चप्पल पहनते हैं, उस तरह का बात ना, बड़ी बड़ी फेंकना। बड़ी बड़ी फेंकने को बोलते हैं, बड़ी बड़ी कोई आदमी फेंकता है, फेंकना। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ही इज बोस्टिंग, वो बड़ी बड़ी फेंक रहा है, ही इज बोस्टिंग, है ना? इसको हम लोग बोस्ट बोलते हैं। दूसरा लिखिएगा अडाप्ट, ADAPT, अडाप्ट। अडाप्ट का मतलब होता है ढल जाना, ढलना। क्या होता है अडाप्ट का मतलब? ढलना। ही अडाप्ट द इन्वायरमेंट, उसने माहौल के साथ ढल गया। ही अडाप्ट द इन्वायरमेंट। अडाप्ट का मतलब होता है क्या? ढलना। उसके बाद लिखिएगा अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है समझदार आदमी। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? कुशल आदमी, समझदार आदमी, परफेक्ट मैन, समझदार आदमी। ही सच अ अडेप्ट पर्सन, वो कितना समझदार आदमी है। अडेप्ट का मतलब होता है क्या? समझदार आदमी। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद कौन सा नंबर होगा आपका? चौथा नंबर होगा ना, फोर्थ नंबर। अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को गोद ले लेना, गोदी में नहीं, गोद ले लेना। ठीक है, गोद लेना। कोई मान लीजिए बच्चा है, किसी ने दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ करके पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो उसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। उसके बाद लिखिएगा जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब भी समझदार होता है। जुडिशियस का मतलब भी समझदार होता है। जुडिशियस, समझदार। जुडिशियस का मतलब भी क्या होता है? समझदार होता है। उसके बाद लिखिएगा अगला, इट इज़ ऑन टिप ऑफ माई टंग। इट इज़ ऑन टिप ऑफ माई टंग। कुछ भी ज़बान पे, जैसे हम आपसे पूछते हैं 4 5, तुरंत आप बोलिएगा 20, है ना? 3 चौके, आप तुरंत बोलिएगा 12। दिन का उल्टा रात, लड़का का उल्टा लड़की। तो जो कुछ आपके ज़बान पे रहता है तो आप उसके लिए प्रयोग करते हैं इट इज़ ऑन टिप ऑफ माई टंग। इट इज़ ऑन टिप ऑफ माई टंग, इसका मतलब ये बात तो मेरी ज़बान पर है। इट इज़ ऑन टिप ऑफ माई टंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा वोकैब देखा? बोस्ट। बोस्ट का मतलब बड़ी बड़ी फेंकना। अडाप्ट, ढल जाना किसी भी माहौल में। अडेप्ट, समझदार आदमी। अडॉप्ट, गोद ले लेना। जुडिशियस, समझदार, है ना? जुडिशियस, जैसे इट इज़ अ जुडिशियस डिसीजन, ये एक समझदारी भरा फैसला है। इट इज़ अ जुडिशियस स्टेप, ये एक समझदारी भरा कदम है। ठीक है, इस तरह से जुडिशियस स्टेप तुमने ले लिया, समझदारी भरा कदम तुमने ले लिया। जुडिशियस डिसीजन तुमने ले लिया, समझदारी भरा फैसला तुमने ले लिया। जुडिशियस, जुडिशियस। इट इज़ ऑन टिप ऑफ माई टंग, ये तो मेरे ज़बान पर रहता है। इट इज़ ऑन टिप ऑफ माई टंग, इसका मतलब ये तो मेरे ज़बान पे रहता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए समझिएगा,
स्ट्रक्चर जो होता है ना इंग्लिश का, जो आगे हम लोग सीखेंगे, उसमें होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आज हम आपसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। आज हम आपसे सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है सब्जेक्ट का मतलब? कर्ता। जो सेंटेंस में एक्शन करेगा, जो सेंटेंस में कोई काम करेगा, उसी को कहेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। किससे पहले आता है? वर्ब से पहले। सेंटेंस का शुरुआत ही सब्जेक्ट से होता है। सेंटेंस का शुरुआत ही करने वाले से होता है, सब्जेक्ट से होता है। तो मेरे बात को समझिएगा, अगर सब्जेक्ट ही है, ही, तो ही का मतलब होता है वह या उसे। ही का मतलब क्या होता है? वह या उसे। ये यूज़ किया जाता है किसी पुरुष के लिए, किसी मेल के लिए। और अगर कोई सब्जेक्ट शी है, SHE, तो शी का मतलब भी होता है वह या उसे, वह या उसे। ये महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, फीमेल के लिए। दो बात समझ में आ गई सब्जेक्ट के बारे। उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट इट है, तो इसका मतलब होता है या उसे, है ना, या उसे। इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पे हमें जेंडर का बोध ना हो, जहाँ पे मैस्कुलिन फीमेनिन पता ना चले कि पुरुष है या महिला है। जिस जो सब्जेक्ट है वो पुरुष या महिला है। जैसे बात हो रहा है डॉक्टर के बारे, तो हम कह सकते हैं क्या? इट इज़ अ डॉक्टर। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मेरे को पता है कि जो डॉक्टर है वो पुरुष है, तो मैं कहूँगा ही इज़ अ डॉक्टर। लड़की है तो शी इज़ अ डॉक्टर। और हमको पता नहीं है कि डॉक्टर पुरुष है या महिला है, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ डॉक्टर, कोई डॉक्टर है। ठीक है ना। इट इज़ अ किड, कोई बच्चा है। ठीक है। इस प्रकार से जब जेंडर ना पता हो तो इट का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, नॉन लिविंग किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? इट का। जैसे मान लीजिए कोई पेन है, तो पेन का भी जेंडर नहीं पता है ना, तो इट इज़ अ पेन। कोई कॉपी है तो इसका भी जेंडर नहीं पता है ना, तो इट इज़ अ कॉपी, है ना। इस प्रकार से। या किसी जानवर का जेंडर अगर पता है तो भी हम लोग ही या शी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जानवर के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जानवर बोल दीजिए, बर्ड बोल दीजिए, इंसेक्ट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। जैसे एक शेर है, तो शेर पता है कि पुरुष है, शेरनी नहीं है, तो भी हम लोग ही का जगह बोलेंगे इट इज़ अ लायन। अगर कोई महिला शेर है तो हम बोलेंगे इट इज़ अ लाइनस। शेरनी के लिए क्या बोलते हैं? लाइनस, है ना। ठीक है। टाइगर होता है पुरुष, लेकिन अगर महिला शेर टाइगर है तो उसको बोलेंगे टाइगरेस। आपने अभी रिसेंट में एक फिल्म आया था लाइगर, है ना, सुना है ना आपने? एक फिल्म आया था क्या? लाइगर। लाइगर लाइगर का मतलब होता है कि या तो पापा उसके शेर हो या और मम्मी टाइगर हो, या फिर पापा उसके टाइगर हो और मम्मी शेर हो। इस तरह से क्रॉस ब्रीड को ही लाइगर कहते हैं, लायन और टाइगर का मिक्सचर। तो उसमें एक डायलॉग था कि मेरा बेटा जो है टाइगर और लायन का है मेरा बेटा। तो शायद डायलॉग वहाँ पे गलत था, क्योंकि या तो होना चाहिए था टाइगरस और लायन का है, या तो मेरा बेटा लाइनस और टाइगर का है। टाइगर और लायन तो दोनों पुरुष हो गए, है ना। तो लाइगर होता है, मेल को बोलते हैं लायन और फीमेल को बोलते हैं लायनस। पुरुष को बोलते हैं टाइगर, महिला को बोलते हैं टाइगरस। ठीक है। तो इस फिल्म में एक डायलॉग था कि लायन और टाइगर का बेटा है। तो लायन और टाइगर का बेटा कैसे होगा? दो पुरुष का बेटा, है ना। या तो लाइनस बोलो और टाइगर बोलो, या तो टाइगरस बोलो और लायन बोलो। ठीक है। पता नहीं कैसे बोल देता है सब। ठीक है, बात समझ में आया आपको? तो हम लोगों ने देखा इट का मतलब होता है या, मतलब जिसका जेंडर नहीं पता वो, या फिर कोई निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग, या फिर कोई भी जानवर या परिंदा हो गया, कॉक, इट इज़ अ कॉक, है ना, या इट इज़ अ हैन। ठीक है। उसके बाद होता है आई का मतलब होता है मैं या मुझसे, या मुझे, सॉरी। आई का मतलब क्या होता है? मैं या मुझे। उसके बाद यू का मतलब हम लोग सीखते हैं सब्जेक्ट है, आगे काम पड़ेगा ये इन्हीं सारों चीज़ों का। ठीक है। तुम या तुम्हें। उसके बाद वी का मतलब लिखिएगा हम या हमें। वी का मतलब क्या होता है? हम या हमें। उसके बाद लिखिएगा THEY, दे का मतलब होता है वे या उन्हें। दे का मतलब क्या होता है? वे या उन्हें। ठीक है। उम्मीद है कि आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये आपका आज का होमवर्क है। आप यहाँ तक अच्छे से
इस यहाँ तक अच्छे से रिवाइज किए रहिएगा। और पिछले क्लास में हमने आपको होमवर्क भेजा था, अफसोस की बात है कि बहुत कम स्टूडेंट, गिनती से 4-5 स्टूडेंट ने अभी तक मेरे को उनका होमवर्क भेजा। तो अगर आप होमवर्क नहीं भेजिएगा तो फिर हमको पता चल जाएगा कि आप सीरियस नहीं हैं अपने लाइफ के प्रति, है ना। तो बी सीरियस रहिए, ठीक है। समझदार बनिए। समझदार की इंग्लिश क्या होती है अभी हम आपको सिखाए थे। समझदार की इंग्लिश क्या होती है बताइए, क्या सिखाए थे हम आपको समझदार की इंग्लिश? हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, है ना।